नमस्कार दोस्तों, वीएनकेडी स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सब इस वीडियो में अरिहंत पब्लिकेशन के बुक ग्राम समाज एवं विकास से पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यदि आप लोग यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आप लोगों के लिए यह जो खंड है ग्राम समाज एवं विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको एग्जाम में 25% देखने को मिलेगा इस खंड से। और देखिए आज हम सब जो पढ़ेंगे वह पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही देखिए इसका जो चैप्टर है यह पंचायती राज व्यवस्था, देखिए अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक चैप्टर से आप लोगों को एग्जाम में जरूर 2-3 प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। और देखिए यही बुक है, यहाँ पर देखिए लिखा है UPSSC ग्राम समाज एवं विकास। देखिए यह जो है यह बुक है। और दोस्तों इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम सब शुरू करते हैं। देखिए यह यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया है पंचायती राज व्यवस्था। सबसे पहले चलिए हम सब जान लेते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत यानी इस अध्याय में हम सब क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप सब, यहाँ पर लिखा है इस अध्याय में देखिए हम सब ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानेंगे, स्थानीय स्वशासन के बारे में जानेंगे, पंचायती राज संस्थान के बारे में जानेंगे, पंचायती राज संबंधी विभिन्न समितियों के बारे में जानेंगे, संवैधानिक विकास के बारे में जानेंगे, ग्राम सभा के बारे में जानेंगे, पंचायतों का गठन के बारे में जानेंगे, राज्य वित्त आयोग के बारे में जानेंगे, फिर देखिए जिला पंचायत परिषद के बारे में जानेंगे। और देखिए हम सब इस वीडियो में ई पंचायत के बारे में जानेंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो देखिए हम सब इस अध्याय में यही सब जानेंगे। तो देखिए आप सब, हम सब सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रामीण प्रशासन के बारे में। लिखा है कि भारत में ग्राम तथा ग्रामीण प्रशासन की प्राचीन परंपरा रही है, जो प्रशासन की प्रारंभिक क्षेत्रीय इकाइयों का निर्धारण करती रही है। भारत के ग्रामीण प्रशासन के विकास को 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। देखिए लिखा है कि भारत में ग्राम तथा ग्रामीण प्रशासन की प्राचीन परंपरा रही है, जो प्रशासन की प्रारंभिक क्षेत्रीय इकाइयों का निर्धारण करती रही है। और देखिए लिखा है कि भारत के ग्रामीण प्रशासन के विकास को 2 भागों में बांटकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पहला भाग बांटा गया है वह देखिए दिया है कि स्वतंत्रता पूर्व के ग्रामीण प्रशासन। लिखा है कि स्वतंत्रता पूर्व के ग्रामीण प्रशासन में वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक यानी देखिए 15 अगस्त 1947 के पूर्व तक में हुए ग्रामीण विकास को देखा जा सकता है। इस समय अवधि में प्राचीन काल तथा मध्यकाल एवं ब्रिटिश काल में किए गए ग्रामीण प्रशासन के विकास कार्य को देखा जाता है, जो निम्न प्रकार है। तो देखिए यहाँ पर दिया है प्राचीन काल में ग्रामीण प्रशासन। लिखा है कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है। देखिए जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है ब्लैक कलर में, इसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए यदि पूछ सकता है कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है, तो याद रखिएगा वैदिक साहित्य में मिलता है। और देखिए आगे लिखा है जिसमें गाँव की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामीण था। याद रखिएगा वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामीण था, जो प्रमुख रत्नियों में से एक था। और देखिए आगे लिखा है ग्रामीण का मुख्य कार्य गांव को चोर, डाकुओं एवं राज्य के भ्रष्ट कर्मचारियों से पितृवत रक्षा करना था। उसे ग्राम सभा की बैठकों को बुलाने तथा गांव के लोगों पर अर्थदंड लगाने का अधिकार प्राप्त था। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था, तो याद रखिएगा ग्रामीण था। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखा है कि इस समय प्रत्येक ग्राम सभा अपना स्वयं का विधान बना सकती थी तथा उसमें संशोधन कर सकती थी। तो देखिए यह प्राचीन काल में ग्रामीण प्रशासन हम सब पढ़े हैं। अब हम सब देखिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम सब पढ़ेंगे मध्यकाल में ग्रामीण प्रशासन। तो चलिए हम सब देखते हैं। अब हम सब जानेंगे यहाँ पर देखिए मध्यकाल में ग्रामीण प्रशासन। देखिए लिखा है, कुछ विद्वानों का मानना है कि मध्यकालीन भारत में नगरों पर अधिक ध्यान दिया गया, जिससे पंचायतों की शक्तियाँ कमजोर हो गई। मुगल काल में जमींदार एवं जागीरदारी प्रथा का विकास बड़े स्तर पर हुआ, जिससे ग्राम पंचायतों का पतन हो गया। और देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है कि शिवाजी के काल में ग्रामीण प्रशासन में काफ़ी सुधार हुआ। अष्टप्रधान प्रशासन व्यवस्था प्रशासनिक विकास का एक प्रमुख उदाहरण है। इससे भी आप सब इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब देखिए अगला यहाँ पर दिया है कि ब्रिटिश शासन काल में ग्रामीण प्रशासन यानी पंचायती राज व्यवस्था। तो देखिए दिया है कि ब्रिटिश शासन काल में ग्रामीण प्रशासन पंचायती राज व्यवस्था। देखिए लिखा है कि यहाँ पर पहला पॉइंट, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की स्थापना के साथ ही प्राचीन ग्रामीण स्वायत्तता का लगभग समापन हो गया। भारत की लोकप्रिय संस्थाओं की समस्त शक्तियाँ गवर्नर जनरल व ब्रिटिश संसद के हाथों में केंद्रित हो गई। अगला लिखा है कि अगला पॉइंट, केंद्र स्तरीय शासन व्यवस्था पर कार्यभार बढ़ने के कारण स्थानीय शासन की आवश्यकता महसूस की गई। तत्पश्चात ब्रिटिशों ने स्थानीय प्रशासन की दिशा में अपना प्रयास शुरू किया। अगला देखिए पॉइंट यहाँ पर लिखा है, इस दिशा में सर्वप्रथम 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। देखिए इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किसने किया। तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया। आगे देखिए लिखा है, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित था। अगला पॉइंट देखिए, 1793 ईस्वी में ही अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया, जिसकी कार्यप्रणाली में स्थानीय विकेंद्रीकरण के तत्व मिलते हैं। यह कार्यप्रणाली गांव के किसानों से जुड़ी हुई थी, जिससे समस्याएं भी उजागर हुई। तो देखिए यह हम सब जाने ब्रिटिश शासन काल में ग्रामीण प्रशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। अब चलिए हम सब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा है, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। देखिए अभी प्रश्न पूछ सकता है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने और कब की। तो देखिए लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। और देखिए लिखा है कि इन्हें स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। देखिए अभी प्रश्न पूछता है कि स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो देखिए लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा है, वहीं इनके कार्यकाल 1880 से लेकर 84 ईस्वी तक को स्थानीय स्वशासन का जन्मकाल कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। अब चलिए हम सब आगे देखते हैं। देखिए लिखा है, स्वतंत्रता पश्चात भारत में ग्रामीण प्रशासन का विकास। अब देखिए हम सब जो पढ़े अभी तक और स्वतंत्रता के पहले पढ़े हैं, अब हम सब पढ़ेंगे स्वतंत्रता के बाद भारत में ग्रामीण प्रशासन का विकास। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है, संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 को अपनी पहली बैठक के साथ संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया। इसमें पंचायतों अर्थात स्थानीय स्वशासन को लेकर कोई स्पष्ट मत नहीं था। अगला देखिए पॉइंट लिखा है कि संविधान सभा ने पंचायतों तथा अन्य समस्याओं को ध्यान में रखकर एक संविधान प्रारूप समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसे भी याद रखिएगा, जो प्रारूप समिति का गठन किया गया उसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, याद रखिएगा। और देखिए आगे लिखा है, दूसरा प्रांतीय समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए आप सब आगे लिखा है, संविधान में लंबी बहस यानी चर्चा के पश्चात शासन के विकेंद्रीकरण पर सहमति बनी और गांधी मॉडल आधारित पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। देखिए एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि कौन सा मॉडल आधारित पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया। तो देखिए गांधी मॉडल आधारित पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। तो इसे देखिए आप सब याद रखिएगा।
अब आगे हम सब देखते हैं। देखिए लिखा है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ग्राम पंचायतों को सशक्त करने या ग्राम पंचायती राज व्यवस्था के पक्षधर नहीं थे। उनका मानना था कि गांव में शिक्षा का अभाव है और वहां स्थानीयता, जातिवाद और संकीर्णता विद्यमान होती है। फिर देखिए आगे यहाँ पर संविधान सभा में पंचायती राज पर सहमति होने के बाद संविधान में इसे उचित स्थान दिया गया। अतः संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए। देखिए यह जो लाइन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे याद रखिएगा। अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं, इसे आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए यदि इस चैप्टर यानी पंचायती राज व्यवस्था से प्रश्न बनेगा तो जरूर यह बन सकता है कि किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान है, तो अनुच्छेद 40 में, इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए हम सब आगे देखते हैं। लिखा है कि संविधान में स्थानीय सरकार का विषय राज्य सूची में शामिल। देखिए यह भी याद रखिएगा, संविधान में स्थानीय सरकार का विषय जो है राज्य सूची में शामिल है और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत सभी राज्यों की विधानसभाओं को अधिकार दिया गया है कि वे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाओं के लिए कानून बनाए। देखिए अनुच्छेद 246(3) में यह कहा गया है, तो इसे भी याद रखिए। देखिए यहाँ से एक प्रश्न यह बन सकता है जो दिया है कि संविधान में स्थानीय सरकार का जो विषय है यह राज्य सूची में शामिल है, तो इसे याद रखिएगा। देखिए एक होता है राज्य सूची, एक होता है संघ सूची, एक समवर्ती सूची होता है, तो देखिए यह राज्य सूची में शामिल है, याद रखिएगा। अब देखिए इस बुक में जो दिया एक बढ़िया, देखिए हमें देखने में यह लगा जो क्विक फैक्ट है, देखिए ये बहुत ही बढ़िया है। तो देखिए लिखा है क्विक फैक्ट्स, लिखा है वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामीण था। देखिए जो हम सब पढ़े अब उसका यहाँ पर एक सार दे दिया है। लिखा है कि वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी ग्रामीण था। आगे लिखा है मुगल काल में जमींदार एवं जागीरदारी प्रथा के विकास के कारण ग्राम पंचायतों का पतन हुआ, इसे भी याद रखिएगा। अगला देखिए लिखा है कि शिवाजी के काल में अष्टप्रधान प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था, याद रखिएगा। देखिए इससे याद रखिएगा कि शिवाजी के काल में अष्टप्रधान प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो हम सब अभी पीछे पड़े हैं। अब देखिए आगे लिखा है कि अष्टप्रधान में पाटिल ग्राम प्रधान तथा कुलकर्णी लिपिक था। देखिए यहाँ से प्रश्न जरूर बन सकता है, पूछ सकता है कि अष्टप्रधान में जो पाटिल था उसे क्या कहा जाता था। देखिए पाटिल को ग्राम प्रधान कहा जाता था तथा लिपिक को कुलकर्णी कहा जाता था, इसे आप जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा है कि वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया था, यह हम सब पढ़े हैं। फिर देखिए लिखा है यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, लिखा है कि लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन, देखिए वर्ष 1882 में, तो देखिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। आगे लिखा है देश में स्वतंत्रता पश्चात गांधी मॉडल पर आधारित पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। आगे लिखा है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार गांव स्थानीयता, उपेक्षा, जातिवाद तथा संकीर्णता का गढ़ होता है। देखिए यह डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा यह कहा गया है। आगे देखिए आप सब, लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान है, याद रखिएगा। आगे लिखा है ग्राम विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 1952 में हुई। देखिए यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह देखिए हम कई बार इस प्रश्न को देखे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है कि ग्राम विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत जो हुई थी वर्ष 1952 में हुई थी, इसे आप याद रखिएगा। अब आगे हम सब देखते हैं, लिखा है कि देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1959 में राजस्थान के नागौर में की। देखिए यह जो लाइन है यह देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अभी है, याद रखिएगा। देखिए लिखा है कि देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1959 में राजस्थान के नागौर में की थी, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा है कि प्रत्येक राज्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए एक विकास आयुक्त की नियुक्ति की गई है।
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिला, खंड तथा ग्राम स्तर पर क्रमशः देखिए परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत जिम्मेदार होता है। देखिए इस चैप्टर में हम सब हर एक पॉइंट को जानेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम सब देखिए क्विक फैक्ट्स दिया था, अब हम सब आगे देखते हैं। लिखा है कि देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1959 में हुई, याद रखिएगा। और देखिए इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर में की थी, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखिए लिखा है कि वर्तमान में देश के लगभग सभी राज्यों में बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के तहत 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो देखिए याद रखिएगा वर्तमान में देश के लगभग सभी राज्यों में बलवंत राय मेहता की सिफारिशों के तहत 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। अब चलिए हम सब आगे देखते हैं। देखिए लिखा है कि स्थानीय स्वशासन, तो चलिए हम सब इसके बारे में देखते हैं। देखिए स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का तात्पर्य स्थानीय लोगों की भागीदारी द्वारा सुचारू रूप से स्थानीय शासन की व्यवस्था करना है। स्थानीय निकाय यानी देखिए लोकल बॉडीज स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं जो किसी क्षेत्र या गांव, कस्बों या शहर जैसे छोटे समुदाय के प्रशासन को देखती है। फिर देखिए अगला पॉइंट दिया है, भारत में स्थानीय निकायों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नियोजन, विकास और प्रशासन के लिए गठित स्थानीय निकायों को ग्रामीण स्थानीय निकाय यानी पंचायत कहा जाता है, इसे भी याद रखिएगा। अब देखिए आगे लिखा है कि जबकि ऐसे स्थानीय निकाय जिन्हें शहरी क्षेत्रों में स्थानीय नियोजन, विकास और प्रशासन के लिए गठित किया जाता है उनको शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका कहा जाता है। तो देखिए ऊपर हम सब अभी यहाँ पर पढ़े हैं, देखिए लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय नियोजन, विकास और प्रशासन के लिए गठित स्थानीय निकाय को ग्रामीण स्थानीय निकास यानी देखिए निकाय यानी पंचायत कहा जाता है। और देखिए यहाँ पर लिखा है जबकि ऐसे स्थानीय निकाय जिन्हें शहरी क्षेत्रों में स्थानीय नियोजन, विकास और प्रशासन के लिए गठित किया जाता है उनको शहरी स्थानीय निकाय यानी नगर पालिका कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे हम सब देखते हैं। देखिए अब लिखा है कि स्थानीय शासन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में आइटम 5 के रूप में एक राज्य विषय, इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए लिखा कि स्थानीय शासन जो है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में आइटम 5 के रूप में एक राज्य विषय है। अगला देखिए लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G स्थानीय निकायों को सत्ता के विचलन के लिए मूल सिद्धांत को बताता है, इसे भी याद रखिएगा। अगला देखिए लिखा है कि आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में राष्ट्र की यात्रा में स्थानीय निकाय नागरिकों को बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसे भी याद रखिएगा। अब चलिए हम सब आगे पढ़ते हैं। तो देखिए अब हम सब पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन के जनक के बारे में। तो देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इन्होंने वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव पारित करके स्थानीय शासन के लिए निम्न प्रावधान किए। तो चलिए हम सब देखते हैं क्या वे प्रावधान हैं। देखिए लिखा है कि स्थानीय बोर्ड को कार्य करने तथा आय के साधन दिए गए, जिला बोर्डों का गठन किया गया, सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति कार्यों की समीक्षा करने तक ही सीमित कर दी गई। और फिर देखिए अगला यहाँ पर जो पॉइंट हुआ है, भारत में देखिए लिखा है कि बाद में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को एक हस्तांतरित विषय देखिए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में परिवर्तित कर दिया गया और इन संस्थाओं को अपने विकास कार्य करने की अनुमति दे दी गई तथा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा उन संस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। तो देखिए हम सब पढ़े हैं यह स्थानीय स्वशासन के जनक के बारे में। अब चलिए हम सब जानते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में अब चलिए हम सब देखते हैं। तो देखिए गांधी जी ग्राम स्वराज के पक्षधर थे। देखिए लिखा है कि गांधी जी जो थे
वह ग्राम स्वराज के पक्षधर थे। अतः संविधान सभा ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों देखिए लिखा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान करके राज्यों को इनका गठन करने की शक्ति प्रदान कर दी। और फिर देखिए अगला लिखा है कि संविधान के प्रथम प्रारूप में पंचायती राज व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं था, परंतु गांधी जी के दबाव के परिणाम स्वरूप इसे संविधान के अनुच्छेद शामिल में कर लिया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखा है औपचारिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रयास आरंभ हुए। उसके लिए केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया। इसे भी आप सब याद रखिएगा। अब देखिए आगे यहाँ पर लिखा है कि सुरेंद्र कुमार डे को इस विभाग का मंत्री बनाया गया, जिसके तहत पहली बार 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी देखिए लिखा है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जनता की सहभागिता के उद्देश्य को लेकर प्रारंभ किया गया, लेकिन यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल। देखिए यहाँ पर यह जो सन दिया यानी तारीख जो सन इसे याद रखिएगा। देखिए लिखा है कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम देखिए शुरू किया गया, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम सब। देखिए लिखा है कि अतः 1 वर्ष बाद 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो सफल न हो सका। देखिए अभी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो 2 अक्टूबर 1953 को किया गया, लेकिन देखिए सफल न हो सका, इसे भी याद रखिएगा। अब हम सब चलिए स्थानीय स्वशासन की विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है कि जनता अपनी समस्याओं को स्वयं हल नहीं कर सकती। कार्यों के बंटवारे से केंद्र व राज्य स्तर की सरकारों का बोझ कम होगा, राजनीतिक चेतना का विकास होता है, सत्ता के विकेंद्रीकरण से जन कल्याण कार्य देखिए पब्लिक वेलफेयर कार्यों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। और देखिए अगला लिखा है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती मिलती है, जन भागीदारी बढ़ने से ग्रामीण स्तर पर समन्वयता बढ़ती है। अब चलिए हम सब आगे देखते हैं। अब देखिए अब हम सब पढ़ेंगे पंचायती राज संस्थान के बारे में। यहाँ तक देखिए जो हम सब पढ़े हैं, अभी देखिए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ तथ्य पढ़े हैं। अब हम सब पढ़ेंगे पंचायती राज संस्थान के बारे में। देखिए लिखा है कि भारत में पंचायती राज संस्थान ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। देखिए यह जो आपको यह जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। इसमें का जो है हर एक बात याद रखिएगा। लिखा है कि जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम याद रखिएगा। जो संशोधन अधिनियम है वह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है। तो लिखा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई और उन्हें देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया, इसे भी याद रखिएगा। अब आगे हम सब बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि इस अधिनियम का उद्देश्य पंचायती राज को 3 स्तरीय व्यवस्था प्रदान करना है, जिसमें शामिल है देखिए ग्राम स्तरीय पंचायत, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तरीय पंचायत, जिला स्तरीय पंचायत, याद रखिएगा। तो देखिए यह जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज का, याद रखिएगा। एक ग्राम स्तरीय पंचायत है, प्रखंड या ब्लॉक स्तरीय पंचायत है और एक जिला स्तरीय पंचायत है। इससे आप याद रखिएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डेली ग्रामीण परिवेश पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा है कि वर्तमान में हमारे देश में 2.51 लाख पंचायतें, याद रखिएगा दिया है कि हमारे देश में वर्तमान में जो है 2.51 लाख पंचायतें हैं, जिनमें 2.39 लाख ग्राम पंचायतें, 6,904 ब्लॉक पंचायतें और 589 जिला पंचायतें शामिल है। इसे याद रखिएगा। और देखिए लिखा है कि देश में पंचायती राज की स्थापना
24 अप्रैल 1992 से मानी जाती है, इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए यह प्रश्न बन सकता है कि देश में पंचायती राज की स्थापना कब से मानी जाती है। तो देखिए 24 अप्रैल 1992 से मानी जाती है, तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। अब हम सब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है कि पंचायती राज संबंधी विभिन्न समितियां। अब हम सब जो विभिन्न समितियां हैं पंचायती राज व्यवस्था संबंधित उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सब जानते हैं यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति। देखिए 1957 का यह समिति है बलवंत राय मेहता जी का, इसे भी याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम वर्ष 1953 की असफलता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1997 में ही सरकार को सौंप दी। तो देखिए लिखा है कि आप देखिए यह जो पॉइंट है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार और यहाँ पर हम सब देखते हैं। लिखा है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम वर्ष 1953 की असफलता की जांच करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1957 में ही सरकार को सौंप दी। अब चलिए हम सब आगे देखते हैं। देखिए हम सब जो पढ़ रहे हैं जो है बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर आगे लिखा है इस समिति ने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा गया। तो देखिए लिखा है कि इस समिति ने जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा गया। लिखा देखिए आगे रिपोर्ट के मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। देखिए जो इन्होंने रिपोर्ट दिया उसमें देखिए जो मुख्य बिंदु है उसे आप सब देखिए। लिखा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की जाए। देखिए वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था लागू है, देखिए यह बलवंत राय मेहता समिति का ही है जो वर्तमान में लागू है। देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था वर्तमान में लागू की गई। जैसे देखिए ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला पंचायत है, याद रखिएगा। और देखिए लिखा है कि तीनों को एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से जोड़ा जाए। और देखिए उन्होंने रिपोर्ट में यह भी कहा कि तीनों को यानी देखिए जो ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति, जिला पंचायत है, इन तीनों को एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जोड़ा जाए। अब चलिए हम सब आगे देखते हैं। तो देखिए लिखा है कि ग्राम पंचायत का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से तथा पंचायत समिति और जिला पंचायत का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो। देखिए लिखा है कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव हो अप्रत्यक्ष रूप से तथा पंचायत समिति और जिला पंचायत का जो चुनाव हो वह अप्रत्यक्ष रूप से हो। आगे लिखा है कि विकास व नियोजन से जुड़े सभी कार्यों को इन संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाए। देखिए यह जो है यह बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट है। यहाँ पर जो निम्न बिंदु उससे हम सब देख रहे हैं। फिर देखिए इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय यानी एग्जीक्यूटिव बोर्ड तथा जिला पंचायत को पर्यवेक्षी समन्वयात्मक तथा सलाहकारी निकाय यानी एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए। आगे देखिए लिखा है जिला कलेक्टर को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया जाए। विकास कार्य करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज उपलब्ध कराए जाएं। बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी देखिए आप लिखा है कि डिसेंट्रलाइजेशन की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम, यहाँ पर देखिए जो हम आगे पढ़ रहे हैं यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में अगस्त 1958 में राज्य के कुछ भागों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया। देखिए प्रश्न इस प्रकार पूछ सकता है कि सर्वप्रथम कहां पर लागू किया गया। तो देखिए आंध्र प्रदेश में लागू किया गया, इसे आप याद रखिएगा। राज्य का जो नाम है वह आंध्र प्रदेश में है। आगे देखिए लिखा कि अतः समिति की सिफारिशों को वर्ष 1958 में स्वीकार कर लिया गया, जिसके तहत सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। देखिए यहाँ पर आप सब कंफ्यूज मत होएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी देखिए डिसेंट्रलाइजेशन की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में अगस्त 1958 में राज्य के कुछ भागों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया। और फिर देखिए नीचे लिखा है कि
प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को हुआ। यहाँ पर देखिए जो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया वह देखिए राजस्थान के नागौर जिले से किया गया, याद रखिएगा इसे। आगे हम सब देखते हैं, देखिए लिखा है कि इसके बाद कई राज्यों द्वारा इस प्रणाली का शुभारंभ किया गया, लेकिन याद रखिएगा सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। आगे देखिए, अब देखिए हम सब जो पढ़े हैं वह बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पढ़े हैं। अब हम सब अशोक मेहता समिति के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अशोक मेहता समिति 1977 से 78 है। लिखा है कि पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1978 में सरकार को सौंप दी। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या बातें किया गया, क्या खास है, इसे हम सब देखते हैं। देखिए लिखा है कि इस समिति ने निम्न सिफारिशें सरकार को सौंपी, जैसे दिया कि त्रिस्तरीय प्रणाली को समाप्त कर द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई जाए। देखिए यह जो प्रश्न है यहाँ से अगर बन सकता है एग्जाम जरूर पूछ सकता है। यह पूछता है कि अशोक मेहता जो समिति है वह किस प्रकार की पंचायत व्यवस्था लागू करने की बात कहे थे। तो देखिए वह जो कहे थे त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली को समाप्त करके देखिए इन्होंने कहा था द्विस्तरीय प्रणाली अपना जाए। देखिए जो होता है यहाँ पर देखिए हम सब पढ़े हैं कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, देखिए यह न होकर उन्होंने कहा कि बस द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई जाए। और देखिए आगे यहाँ पर लिखा है कि 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर मंडल पंचायत का गठन किया जाए तथा ग्राम पंचायत को समाप्त किया जाए। यहाँ पर देखिए इन्होंने यह कहा कि 15,000 से लेकर 20,000 की जनसंख्या पर मंडल पंचायत का गठन किया जाए तथा ग्राम पंचायत को समाप्त किया जाए। आगे देखिए लिखा है जिले को विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर माना जाए। इन्होंने कहा कि देखिए जिला को ही जो है विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर माना जाए। आगे देखिए लिखा है कि पंचायत चुनाव, देखिए लिखा है कि पंचायत चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होने चाहिए। जिला स्तर के नियोजन के लिए जिले को ही जवाबदेही यानी अकाउंटेबल बनाया जाए तथा जिला परिषद एक कार्यकारी निकाय हो। आगे देखिए इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि पंचायतों को कर लगाने की शक्ति प्राप्त हो, जिससे वित्तीय संसाधनों को जुटाया जा सके। जिला स्तर की एजेंसी से पंचायतों के लेखों की संपरीक्षा यानी ऑडिट होनी चाहिए। फिर देखिए आगे जो इन्होंने कहा कि न्याय पंचायतों को पंचायतों से अलग रखा जाए, जिसका प्रमुख न्यायाधीश हो। राज्य पंचायतों का अतिक्रमण न करें, अगर करें तो 6 माह के अंदर चुनाव कराएं। आगे देखिए लिखा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव करवाने की जिम्मेदारी हो। फिर देखिए यहाँ पर आगे हम सब जानेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है कि विकास के कार्य जिला परिषद को दिया जाए, राज्य में पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया जाए तथा एक पंचायत मंत्री की नियुक्ति की जाए। फिर देखिए लिखा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण हो। आगे देखिए आप सब यहाँ पर लिखा है कि देश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका। लेकिन आप सब देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि देश की राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सका। लेकिन आप याद रखिएगा वर्तमान में जो पंचायती राज व्यवस्था जो है यह बलवंत राय मेहता समिति की जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है इसे आप याद रखिएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम सब यही तरह रखते हैं। अब देखिए इसके आगे जो हम पढ़ेंगे अब हम सब निर्वाचन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आज लेक्चर नंबर पहला था, अब हम सब अगला जो लेक्चर है लेक्चर नंबर दूसरा अगले वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और देखिए यदि आप लोगों को ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट करना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ से आप लोगों को बहुत ही अधिक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ग्रामीण परिवेश, सामान्य हिंदी, UP, GK इन सभी का प्रैक्टिस सेट करना है तो जरूर चैनल के पेज में जाकर देखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।